हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंट एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा है पजल सेट्स का 9। ठीक है, जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं पजल्स का। आपको लगेगा कि मैं इसमें मॉडरेट पजल करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, फालतू के हाई लेवल के पजल बनाने से आपको घर में तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ये बात सही है। बट अगर आप एग्जाम में उसको करने जाओगे तो आप नहीं बनाओगे, कभी भी नहीं बनाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर प्री क्लियर करना है तो पजल पे फोकस करो, प्री लेवल्स के पजल पे। और अगर मेंस क्लियर करना है तो मिसलेनियस क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है, तो इसी सीरीज में मैं मॉडरेट लेवल के पजल्स करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आप कुछ सीख भी सकते हो। ठीक है, और आपको जो है सोचने का तरीका जो है वो बहुत बढ़ेगा। इस वजह से मैं इस टाइप के पजल्स जो जो भी आपको करवा रहा हूँ, इसका चुनाव इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो थिंकिंग लाया जा सके, आप में वो डेवलप्ड हो। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इसके बाद 1 अप्रैल से जो है पूरे रीजनिंग सेक्शन, बैंकिंग रीजनिंग सेक्शन के पूरे बेसिक्स जो है वो सारे बेसिक से हाई लेवल तक का मैं आपको करवाऊंगा, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मैं अब हमेशा बिलीव करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर के। आज का हमारा 2 पजल मैंने लिया है, एक स्क्वायर बेस्ड और एक सर्कल बेस्ड। तो ये हमारा फर्स्ट पजल है। आपको देख के छोटा लग रहा है, बट ये है बहुत कंफ्यूजिंग। अगर सही से आप ढंग से बनाने, मतलब अगर आप बनाने जाओगे तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज आएगा। तो चलो शुरू करेंगे। इस तरीके से इसको अप्रोच करना है, देखते हैं, ताकि हम, जैसा कि मैं अब हमेशा बोलता हूं कि पजल 2 पॉसिबिलिटी में बनाना है। ठीक है, 8 person are sitting around a square table such that 4 of them sit at the corner and rest on the middle of the side. C does not sit on the middle of the sides. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर पे, 4 साइड पे। हमको नहीं यहाँ पे बोला गया कि कौन किधर फेस करता है। ठीक है, सी डज नॉट सीट ऑन द मिडिल ऑफ द साइड। इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो हमारा कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर लिख लिए। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू द पर्सन सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द साइड। इसका क्या कहने का मतलब है कि जो कॉर्नर पे फेस कर, जो भी कॉर्नर पे बैठेगा, जो मिडिल पे बैठेगा उसके ऑपोजिट फेस करेगा। बट अगर 4 कॉर्नर पे है तो चारों सेम फेस करता है। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर 4 मिडिल जो साइड्स पे बैठे हैं वो अगर इनसाइड को फेस करते हैं, इसका मतलब जो 4 कॉर्नर है वो बाहर को फेस करेगा, आउटसाइड। और अगर 4 कॉर्नर इनसाइड फेस कर रहा है तो मिडिल जो है वो 4 आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। ए फेसेस ई, ए जो है वो ई को फेस करता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे ए जो है वो ई को फेस करता है। इसका मतलब क्या है, ए ई को फेस करता है, इसका मतलब क्या है, दोनों जो है इनसाइड इसी तरीके से फेस करता है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉट मोर देन 1 person सीट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ एफ। बोल रहा है कि डी और एफ के बीच में एक से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए अगर आप एफ के लेफ्ट से अरे देखोगे। ठीक है, और इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि एफ और डी के बीच में या तो 1 person रहेगा या कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए। डी इज नॉट नेबर ऑफ ए, डी जो है वो ए का, सॉरी, डी जो है वो ए का नेबर नहीं है। ठीक है, चलो ये काट दिया। एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ टू जी, एच जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है किसके, जी के। ठीक है, ये बना लिए। जी हु इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई, जी जो है वो ई का नेबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेबर बना लिया। अब देखो ई यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इस पॉइंट पे जी और एच के बीच में, और इधर भी आ सकता है। तो मैंने ऐसे दिया, मतलब ये नेबर है तो किसी साइड पे भी बैठ सकता है। एच सीट्स ऑपोजिट टू बी, एच जो है वो बी के ऑपोजिट बैठा है, तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन में बना लूंगा। ठीक है, सी डज नॉट सीट सेकेंड राइट ऑफ ए, बोल रहा है क्या, जो सी है वो ए के सेकेंड राइट में नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन हो गया, ज्यादा कंडीशन नहीं है दोस्तों। हमेशा याद रखना, जिस
पजल्स में ज़्यादा कंडीशन नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो मैंने चारों कॉर्नर पे भी सेट कर लिया, ये मिडिल पे, ये भी मिडिल पे और ये भी मिडिल पे। तो यहाँ पे भी सेम मैं बना लूँगा। ठीक है, ये 1, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो दो पॉसिबिलिटी देखो, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है मेरा, ये बेस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहां से मैं शुरू करूंगा क्योंकि ये मेरा फिक्स्ड है। तो क्या हो सकता है, देखो एक तो मेरा ए यहाँ पे, ए यहाँ पे और ई यहाँ पे। ठीक है, और ए और ई जो है एक दूसरे को फेस करता है, इसका मतलब इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, तो अगर कॉर्नर सारा एक ही फेस करता है तो इसका मतलब ये भी इनसाइड होगा और ये भी इनसाइड। अब जैसे ही कॉर्नर वाला इनसाइड होता है तो साइड वाला सब बाहर फेस करेगा। ठीक है, आउटसाइड को फेस करेगा, तो वो भी मैंने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा एक पॉसिबिलिटी और क्या मेरा बनेगा, मिडिल में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए मिडिल को दे दूंगा और यहाँ पे ई। ठीक है, अब ये इनसाइड को फेस करेगा, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड और ये भी इनसाइड, तो ये हो जाएगा आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये आउटसाइड और ये भी आउटसाइड। होप आपको समझ आ गया हो, मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, चलो ये पॉसिबिलिटी, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। देखो अब क्या कह रहा है, ये वाले ए के सेकेंड राइट में सी नहीं बैठा है और सी जो है वो कॉर्नर पे है ना। तो देखो यहाँ पे तो सी बैठ नहीं सकता, ए के सेकेंड राइट में हो रहा है तो सी यहाँ पे इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये वाला कंडीशन मेरा हो गया और ये भी कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे मेरा 4 कॉर्नर है, मुझे पता नहीं है कि कौन से कॉर्नर पे सी आएगा, तो मैं यहाँ पे अभी बाद में चेक करूंगा क्योंकि मेरा ये अच्छे से आगे बढ़ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है, देखो जी के सेकेंड लेफ्ट में एच है। ठीक है, और जी और ई पड़ोसी है ना, तो ये एक कंडीशन है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, चलो जी को देखो एक बार मैं यहां पे ले सकता हूं और एक बार मैं यहां पे ले सकता हूं। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे लूंगा जी, अगर मैं जी को यहां पे लेता हूं, ठीक है, तो मेरा एच यहां पे आ जाएगा, है ना, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा है ना, तो यहां पे आ जाएगा एच, तो ये जी ये एच यहाँ पे, ये दोनों कवर हो गए, है ना। अब एच यहाँ पे आता है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे बी यहाँ पे आता है तो ये सब जगह, ये तीनों जगह कवर हो गए, तो मेरे पास बचा एफ एंड डी। ठीक है, और एफ में सेकेंड लेफ्ट, एफ से एक छोड़ के डी होना चाहिए या तो कोई भी नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर मैं एफ यहाँ पे दूं तो यहाँ पे डी आना चाहिए या तो डी यहाँ पे, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा जी और एच रहेगा, तो इसका मतलब मुझे ये वाला नहीं होगा। अगर मैं एफ को यहां देता हूं तो डी यहां पे आ सकता है, बट यहां पे तो मेरा बी आ गया क्योंकि यहां पे जी, सॉरी यहां पे जी है। ठीक है, यहां पे एच आएगा तो एच के ऑपोजिट बी, तो यहां पे जो है मेरा डी आ सकता है, जो कि मेरा ये पॉसिबल कंडीशन बन सकता है, बट जी यहां पे भी आना चाहिए, आ सकता है। तो मैं चलो जी को यहां पे अगर देखूंगा, जी यहां पे ठीक है आया, तो जी के सेकेंड लेफ्ट में एच, यहाँ पे एच आ गया और यहाँ पे एच के ऑपोजिट बी आ जाएगा। ठीक है, एच के ऑपोजिट बी आएगा तो क्या होगा, देखो एच के ऑपोजिट बी यहाँ पे आ गया। अब क्या कर सकते हैं, मेरा पूछा और मेरा एक कंडीशन बचता है क्या, जे एफ के सेकेंड लेफ्ट में डी होना चाहिए या तो कोई भी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरा एक जगह यहाँ और एक जगह मेरा यहाँ बचता है, तो डिस्टेंस तो ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब जी यहाँ पे होगा, नहीं होना होगा। ठीक है, तो ये जी, ये एच और ये बी मेरा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तब आपको ये साफ समझ आ जाएगा। रुको एक मिनट, यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ और इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ। अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो मेरा जी यहाँ पे आ गया, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच यहाँ पे आ गया, और जैसे मेरा एच यहाँ पे आया ऑपोजिट बी बैठेगा तो बी बैठा दिया,
अब देखो यहाँ पे क्योंकि मेरा कहा गया था कि एफ के सेकेंड लेफ्ट में डी होना चाहिए या तो कोई भी नहीं होना चाहिए जैसा कि स्टेटमेंट में, तो मैं यहाँ पे एफ दे दूंगा और यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। तो इसी के साथ मेरा जो है ये पजल सॉल्व हो गया। अब आप कह सकते हो कि इस वाले में, यहाँ ये वाले में आपने क्यों नहीं किया। देखो मैं इसको भी दिखा देता हूं ये कैसे नहीं होगा, ठीक है। देखो जी, अगर मैं दो, मेरा ई और जी जो है वो नेबर है, यहाँ पे दिया गया है, तो जी अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, जी यहाँ पे, जी के सेकेंड लेफ्ट में क्या आएगा, एच आएगा, और एच के ऑपोजिट बी आएगा, ठीक है। तो सी मेरा कहा गया कि कॉर्नर पे होना चाहिए, तो मुझे सी जैसे भी हो, ये एक कॉर्नर बच रहा है यहाँ पे सेट कर देना। अब जैसे ही मैं सी को यहाँ पे सेट करता हूं तो ये दोनों जगह बचता है, ये और ये, ठीक है। और मुझे बोला गया है एफ के और डी के बीच में या तो 1% होना चाहिए या कोई भी नहीं % होना चाहिए। बस यहाँ पे तो 3 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले कंडीशन भी नहीं होगा। दोस्तों अगर सेम अब जी इस कॉर्नर पे है और आप जी को यहाँ पे सेट करते हो ना, बी के जगह पे यहाँ पे भी सेट करते हो, तो पॉसिबिलिटी तो वही बनेगी, क्योंकि कॉर्नर पे यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे एच, जी यहाँ पे एच आ जाएगा, देखो यहाँ पे एच आ जाएगा, है ना। तो सी आपको यहाँ सेट करना होगा, तो सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन जाएगा, आपको बीच में एक गैप आ जाएगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने ये को नहीं किया, इसको नहीं किया, क्योंकि ये मेरा जो है मेरा सब सही बन रहा था। होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से मैंने किया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 8% are sitting around a circular table such that 4 of them are facing outside and rest are facing inside। माने बोल रहा है 8 लोग हैं, 4 लोग बाहर फेस करते हैं, 4 लोग अंदर फेस करते हैं, ठीक है। तो चलो 8 लोग मैं यहाँ पे बना लूंगा, 8 लोग मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे भी मैं तो कर देता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा ये मेरा पता नहीं क्यों अभी तक हाथ में नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। देखो ये भी छोटा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके चलो, बहुत लोगों को इसमें इस वाले पजल में जो है प्रॉब्लम आता है इनसाइड आउटसाइड वाले फेस में, तो आपको लाइंस को पढ़ के समझना है, ठीक है। अगर आप लाइन समझ गए तो बहुत ईजी हो जाता है। देखो 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट आर फेसिंग इनसाइड। 4 लोग है, 8 लोग है, 4 लोग अंदर फेस करते, 4 लोग बाहर। सी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू ई एंड ए। ओके, सी जो है ई और ए के साथ नहीं बैठता है, तो इसका मतलब ए और ई इस तरीके से मैं लिख दूंगा और इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब सी जो है वो ए और ई के साथ नहीं बैठता है। नॉट मोर देन 1% सीट बिटवीन डी एंड बी। देखो डी और बी के बीच में एक से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो पिछले पजल में था, 1% भी हो सकता है और कोई भी पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। When counted from the right of B, B के राइट से, ठीक है। तो चलो मैं इसको काट देता हूं, मैं पहले B 1% और D और इसके राइट में ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब जो ये 1% है ये डेफिनेट नहीं है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। D इज नॉट नेबर ऑफ A, D जो है वो A का नेबर नहीं है, तो D A एक साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। बोल रहा है जो साथ में बैठा है वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करता। इसका मतलब अगर एक इनसाइड है तो उसके आसपास के दोनों आउटसाइड होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन, मतलब इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको बताता है। एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ टू जी। एच जो है वो सेकेंड लेफ्ट है जी के, एच जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है जी के। जी हु इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई। जी जो है वो ई के नेबर है, चलो ये बना लिया। एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बट डज नॉट सीट नेक्स्ट टू बी। जो लेकिन एफ जो है वो बी के आसपास नहीं बैठा है, ठीक है। तो चलो इसको मैंने काट दिया, मेरे कंडीशंस पूरे। अच्छा, ए फेसेस ई। ए जो है वो ई को फेस करता है। अब जैसे ही आपको ऐसे बोलते हैं ना कि
ए फेसेस ई या डी फेसेस सी, इसका मतलब दोनों के दोनों अंदर को फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरा जो, अगर हम कंडीशंस को देखें तो ये मेरा सबसे अच्छा डेफिनेट कंडीशन है, तो मैं इसी से शुरू करूंगा, ठीक है। चलो ई यहां पे दे देता हूं और इसको मैं अंदर को फेस करवा देता हूं। यहाँ पे भी मेरा ई आएगा, ई आएगा और ये अंदर को फेस करेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गए। अच्छा ई के ऑपोजिट ए बैठा है, ई के ऑपोजिट में ए को दे दूंगा और ये भी अंदर को फेस कर रहा है। ई के ऑपोजिट ए है, ये भी अंदर को फेस कर रहा है। अब देखो जैसा कि ये वाले लाइन में था ना, कहां पे था ये, पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब एक साथ जो आसपास में बैठा है वो सेम फेस नहीं करता है। देखो अब ये इनसाइड फेस करता है, इसका मतलब ये वाला आउटसाइड फेस करेगा। अब जब भी ऐसे ये आउटसाइड हो गया तो ये इनसाइड हो जाएगा, सेम ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड हो जाएगा। अब ये आउटसाइड, ये इनसाइड, फिर ये आउटसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा और ये फिर से आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ये यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। देखो ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड और ये हो गया आपका आउटसाइड, ठीक है। अच्छा चलो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे मेरा एक कंडीशन है, ये वाले, ये वाले, ठीक है। ई और जी पड़ोसी, तो एक बार मैं जी को यहाँ पे दे दूंगा, एक बार मैं जी को यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। और जी के सेकेंड लेफ्ट में एच बैठा है। अब जी यहाँ पे है तो एच यहाँ पे होगा क्योंकि ये आउटसाइड फेस कर रहा है ना। और यहाँ पे जी है तो ये आउटसाइड फेस कर रहा है, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच है तो मैं यहाँ पे इसको एच को दे दूंगा, ठीक है। चलो ये कंडीशन मेरे हो गए। अब देखो क्या कह रहा है, डी जो है एक के आसपास नहीं होना चाहिए, ये वाले, ठीक है। डी जो है एक के आसपास, ये वाले कंडीशन में कहा गया है डी जो है एक के आसपास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए यहाँ पे है तो यहाँ पे तो डी आएगा नहीं और डी यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा कहा गया है कि डी के जस्ट लेफ्ट में एफ है, तो डी को हम कहाँ दे सकते हैं जिसके जस्ट लेफ्ट में मेरा एफ आ सकता है। देखो जगह कहाँ पे है, डी के यहाँ पे अगर मैं दूं तो डी के जस्ट लेफ्ट में एफ के लिए तो कोई जगह है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे तो डी आएगा नहीं। इसका मतलब डी को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, डी को यहाँ पे दूंगा तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम देखूंगा कहाँ पे मैं दे सकता हूँ, देखो यहाँ पे तो आएगा नहीं तो डी एकमात्र यहाँ पे भी आएगा नहीं तो डी यहाँ पे आ जाएगा और एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डी के जस्ट लेफ्ट में एफ, और एफ जो है बी के आसपास नहीं बैठता है। तो चलो बी तो अभी तक मेरा सेट नहीं हुआ, ये यहाँ पे हो गया, कट गया, ठीक है। ये भी मेरा हो गया। अब बी के सेकेंड राइट में डी है, अब देखो डी यहाँ पे है, ठीक है, डी यहाँ पे है। अब मैं कहाँ इसको दे सकता हूं, देखते हैं एक, डी से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बट नॉट, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा बी के सेकेंड राइट में डी है ना, तो बी के सेकेंड राइट में डी मेरा कहाँ पे आ सकता है, सेकेंड राइट में डी इज नॉट नंबर ऑफ बी। अच्छा बी और डी के, देखो यहाँ पे कहा गया है कि बी और डी के बीच में या तो 1% हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है। देखो मैं ये लाइन भूल गया था, है ना। तो यहाँ पे ये वाले कंडीशन में देखो कहीं पे तो जगह है नहीं, है ना, बी को बिठाने का, तो इसका मतलब ये वाला मेरा पॉसिबिलिटी कट जाएगा। तो मेरा बचेगा यहाँ पे मैं इस बी को बैठा सकता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट कहा गया है कि जो डी और बी के बीच में या तो 1% रहेगा या कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है, बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से तो देखो, ठीक है। और बी देखो, बी के राइट में डी होना चाहिए और बी के राइट में डी है, ये मेरा सही हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, ए बी सी, तो सी मेरे पास बचा, सी यहाँ पे मेरा हो जाएगा। और जैसे सी यहाँ पे मेरा होता है, देखो मेरा यहाँ पे कहा गया है सी जो है ए और सी के आसपास नहीं बैठता है, तो यहाँ पे सी के आसपास एच और जी है, इसका मतलब मेरा ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये पजल करना था। ये मैंने इसलिए इस टाइप के पजल को चुना ताकि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि बहुत लोग इस टाइप के पजल में 3-4 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, जो कि कोई जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपको समझाया, आप पॉसिबिलिटी चेक कीजिए और उसी हिसाब से कीजिए, आपको 2 पॉसिबिलिटी में पजल्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा पजल, मॉडरेट लेवल के पजल लाऊं ताकि आपको चीजें सीखने को मिले। ठीक है, आप सॉल्व करो, ना कि बस मैं ही हाई लेवल के पजल लेके बैठ जाऊं, आप सॉल्व कर भी ना पाओ और बस मैं सॉल्व करके दिखाऊं। देखो, मुझे अपना कैपेबिलिटीज दिखाने का कोई शौक नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं हाई लेवल के पजल बोल के आपको लेके बैठेंगे और ऐसे ऐसे पजल करवाएंगे कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप बस उसको देखिए, तो ऐसा कोई मतलब नहीं ना बनता है ना उस टाइप के पजल को करने का। सबसे बढ़िया हो कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप बनाइए, जो आप एग्जाम में बना सकते हैं उसी लेवल के पजल सॉल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मैं रीजनिंग के पूरे बेसिक से आप स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल से। होप आपको पसंद आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आप जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस एज वेल एज जो बेसिक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि प्री लेवल में आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको उसको भी सॉल्व करना होता है ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।